सो बेटा आज हमने स्टार्ट करना है वेज टू फंड स्टार्टअप। बेसिकली देखो, हम पढ़ रहे थे कि स्टार्टअप होता है ना, तो स्टार्टअप कैसे होता है, लोग क्यों करते हैं और गवर्नमेंट इसको क्यों इतना अवेयर कर रही है, मोटिवेट कर रही है लोगों को कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप करें, है ना। तो बेसिकली जब हम बेटा स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो स्टार्टअप इसलिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि स्टार्टअप से एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, इसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, ठीक है। प्लस इससे इकोनॉमी भी फास्ट ग्रो होती है, जीडीपी बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होती है, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। इसलिए कहते हैं स्टार्टअप पर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा फोकस करती है। क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं कि स्टार्टअप को बेटा, स्टार्टअप में फंडिंग कैसे होती है। जब कभी भी स्टार्टअप्स में फंड्स की जरूरत होती है तो वो कैसे कैसे जरूरत पड़ती है और कहां पर जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो तभी टॉपिक है वेज टू फंड स्टार्टअप, कि स्टार्टअप में फंड्स के मतलब कैसे कैसे फंड्स जनरेट किए जाते हैं। तो पॉइंट आया बेटा यहां से, कहते इन एडिशन टू द गवर्नमेंट प्लान्स दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल एंड बैंक लोन्स, द फंडिंग फॉर स्टार्टअप कैन आल्सो बी अवेल्ड इन द फॉलोइंग वेज। बेटा गवर्नमेंट भी देखो, गवर्नमेंट ने अलग से मुद्रा फाइनेंस भी स्टार्ट किया हुआ है ताकि जो कल के दिन जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट हो सके, ठीक है। मुद्रा हो गए और बहुत तरह के ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, जितने भी लोग हैं, है ना, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लाती रहती है। क्लियर। इसके साथ साथ कहते हैं बैंक लोन हो गया, ये सब लोन के साथ साथ और भी दूसरे तरीके हैं जिनके थ्रू स्टार्टअप्स को फंड किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला है बूट स्ट्रैपिंग। क्या है बेटा पहला? बोलो बेटा क्या है फर्स्ट? बूट स्ट्रैपिंग, याद रहेगा। सो कॉमनली नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग। बेटा इसको कॉमनली कहा जाता है सेल्फ फाइनेंसिंग। देखो कभी भी अगर आप मैं कोई भी अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे तो सबसे पहले सेल्फ फाइनेंसिंग होती है। उसमें खुद का पैसा तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करता ही करता है। सो इट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फंडिंग ऑप्शन because by stretching out your personal savings and resources you are tied to your business। आप अपने रिसोर्सेस से, अपनी फंडिंग से आप पहले अपने ही बिजनेस में बेटा आप पैसा लगाते हो। सबसे पहला पैसा तो वही होता है जो हम खुद इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम? खुद इन्वेस्ट। क्लियर। ऑल्सो एट अ लेटर स्टेज इन्वेस्टर्स कंसिडर्ड इट एज योर मेरिट, क्योंकि बेटा इसी को आगे मेरिट भी माना जाता है। मेरिट क्यों? क्योंकि आपको इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, कोई किसी तरह की कॉस्टिंग नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं है, कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर। However, it is a good option of funding only if the initial requirement is small and handy। लेकिन ये वहीं के लिए फिजिबल है और वहीं के लिए सही है जहां पर बेटा इनिशियल फंडिंग है। अगर बहुत बड़ी अमाउंट रिक्वायर्ड है तो वहां पर ये सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ी अमाउंट को आप खुद बूट स्ट्रैपिंग से फुलफिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये छोटी मोटी अमाउंट ही आप फुलफिल हो पाएगी आपकी सेविंग से, आप बड़ी अमाउंट को फुलफिल नहीं कर पाओगे। क्लियर बेटा। सो फर्स्ट क्या तरीका है स्टार्टअप का? बूट स्ट्रैपिंग। कि अगर कल के दिन कभी भी हमें बिजनेस में कोई स्टार्टअप करना है या कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो उस नए बिजनेस को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले बेटा बूट स्ट्रैपिंग करते हैं, जिसका मतलब है कि हम अपना ही जो अपनी पास्ट सेविंग्स है उसी में से पैसा निकालते हैं और उसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और ये कहते हैं वहीं के लिए सक्सेसफुल है जहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो छोटी है और हैंडी है, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट को आप यहाँ से अक्यूमुलेट नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर। दूसरा दूसरा ऑप्शन आता है बेटा क्राउड फंडिंग। वही क्राउड फंडिंग हो गई कि जब आप कोई अब ऐसे लोग जोड़ लेते हो जिन सबका एक जैसा मकसद है, उन सबको आप अपने साथ जो कनेक्ट कर लेते हो और फिर उनसे पैसा लेकर आप उसे ग्रैंड लेवल पर ले जाते हो। सो कहते इट इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल। आप ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे ग्रुप जो लोगों के हैं वो जोड़कर उन सबको कनेक्ट कर लेते हो, उनसे फंडिंग इकट्ठी करते हो और सब फिर एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं बेटा? सब एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ। सो क्राउड फंडिंग इज नॉट न्यू टू इंडिया। जो ये क्राउड फंडिंग है बेटा ये इंडिया के लिए नया नहीं है।
There are many instances of organizations reaching out to common people for funding. बहुत तरह के बेटा ऐसे instances हैं, ऐसे examples हैं जहां पर organizations जो है वो कॉमन लोगों से भी फंडिंग लेती है और फिर उनको शेयर प्रोवाइड करती है कि कंपनी में आपका इतना बड़ा हिस्सा है. यहाँ तक क्लियर? सो हाउएवर द emergence of platforms that promote crowdfunding is fairly recent to India. हाँ, जो इसका emergence है ये प्लेटफॉर्म बनाना, ये बिल्कुल न्यू है क्योंकि लोग अब धीरे धीरे इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं. सो दीज प्लेटफॉर्म्स हेल्प स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस टू मीट देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट. ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं बेटा ये मदद करते हैं बिजनेसेस को कि वो आगे कल के दिन फ्यूचर में बड़े लेवल पर स्टार्टअप्स करें और अपनी जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करें. क्या करें बेटा? उनको फुलफिल करें. यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वेज टू फंड स्टार्टअप. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बूट स्ट्रैपिंग. और दूसरा हमने पढ़ा क्राउड फंडिंग. क्लियर? तीसरा हमारा आ गया एंजल इन्वेस्टमेंट. कहते एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल विद सरप्लस कैश हु हैव कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग स्टार्टअप्स. ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही हम ये तीनों चीजें पढ़ चुके हैं. एंजल इन्वेस्टमेंट होता है बेटा, कुछ लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस फंड होता है, एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल होता है और वो चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं पैसों को क्या करें? इन्वेस्ट करें. क्या करें? पैसों को इन्वेस्ट. उसी को एंजल इन्वेस्टमेंट कहते हैं. दे ऑल्सो ऑफर मेंटरिंग और एडवाइस अलोंगसाइड कैपिटल. बेटा ये धीरे धीरे मेंटरिंग मतलब ये आपको गाइड भी करते हैं. गाइड करने का भी काम होता है इनका. ये बताते हैं कि आप इस टाइम पर इस सेक्टर में इतना पैसा लगाओ, इस सेक्टर में इतना पैसा बढ़ने के चांसेस हैं, इतने के चांसेस नहीं है. ये सारी तरह से गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं. तो इनको क्या कहा जाता है? एंजल इन्वेस्टमेंट. क्या कहा जाता है बेटा? एंजल इन्वेस्टमेंट. हम पढ़ क्या रहे हैं? वेज टू फंड स्टार्टअप. सबसे पहला क्या था बेटा? बूट स्ट्रैपिंग. दूसरा क्या था? क्राउड फंडिंग. और तीसरा क्या है? एंजल इन्वेस्टमेंट. चौथा आ गया बेटा वेंचर कैपिटल. क्या आ गया चौथा? वेंचर कैपिटल. कहते देयर आर प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स which are invested in companies that have huge potential. बहुत सारे प्रोफेशनली मैनेज फंड ऐसे होते हैं बेटा जो कहीं पर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किए जाते हैं जहां जिन कंपनीज में अच्छा पोटेंशियल हो. क्लियर? ऐसी कंपनीज भी हैं आज के टाइम में जो फंड इन्वेस्ट करती है. क्या करती है? फंड इन्वेस्ट. वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड एक्सपर्टीज. ये एक्सपर्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप देते हैं एंड एक्ट एज अ litmus test of where a business organization is going, evaluating business from sustainability and scalability point of view. कि स्केलेबिलिटी भी देखते हैं कि यहाँ पर कितने स्केल का पैसा चाहिए, कितना यहाँ की सूटेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, कितने टाइम तक पैसा सस्टेन रह पाएगा. ये भी वो प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं. क्या करते हैं? प्रॉपरली आपको गाइड. हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं वेज टू फंड स्टार्टअप. सबसे पहले हमने पढ़ा बूट स्ट्रैपिंग. दूसरा हमने पढ़ा क्राउड फंडिंग. तीसरा हमने पढ़ा एंजल इन्वेस्टमेंट. और चौथा हमने पढ़ा वेंचर कैपिटल. फिफ्थ आ गया बेटा बिजनेस इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स. अर्ली स्टेज बिजनेस. जो अर्ली स्टेज बिजनेस होता है बेटा, जो इनिशियली शुरू होता है, कैन कंसीडर इनक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम एज अ फंडिंग ऑप्शन. जो बिल्कुल बेटा न्यू है, अभी मार्केट में बिल्कुल पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन इनक्यूबेटर और इन एक्सेलरेटर्स की मदद ले सकते हैं एज अ फंडिंग ऑप्शन. वो यहां से पैसा उठा सकते हैं. क्लियर? These programs assist hundreds of startup businesses every year. ये जो प्रोग्राम्स है बेटा, ये जो इनक्यूबेटर्स होते हैं, जो एक्सेलरेटर्स होते हैं, ये हजारों लाखों लोगों की डेली मदद करते हैं. डेली उन्हें फंड प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हैं? फंड. These two are generally used interchangeably. ये जो दो है बेटा, इनको जनरली इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है. इंटरचेंजेबली मतलब एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला. So, however, incubator is like a parent who nurtures the business child, whereas accelerator helps to run or take a giant leap in business. Incubator अब जो बेटा एक तरह से जो incubator है, ठीक है,
वो इनक्यूबेटर का काम क्या है, एक तरह से नर्च करना, मतलब वो टाइमली उसको गाइड करते जाना कि ये करो, वहां से ऐसा करो, वहां से वैसा करो, ठीक है। और एक्सेलरेटर का मतलब क्या है, टू टेक अ जाइंट लीप इन बिजनेस, कि मतलब उसको मदद करना चलने में, ठीक है। वहां ऊपर इनक्यूबेटर का मतलब गाइड करना, और एक्सेलरेटर का मतलब सपोर्ट करना। क्लियर यहाँ तक? And incubators and accelerators ably connect the startups with mentors, investors and fellow startups using this platform. अब बेटा ये जो incubators और ये जो accelerators हैं, ये पूरी तरह से ably connect करते हैं startups को mentors के साथ, investors के साथ और fellow startups के साथ, ताकि वो इस platform का क्या कर सकें, यूज कर सकें, क्या कर सकें, इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकें। यहाँ तक क्लियर? तो हमने अभी तक टोटल 5 तरीके पढ़े कि जिसके जरिए हम क्या जनरेट कर सकते हैं बेटा, स्टार्टअप्स। पहला हमने क्या पढ़ा, बूस्ट बूट स्ट्रैपिंग, दूसरा हमने पढ़ा क्राउड फंडिंग, तीसरा हमने पढ़ा एंजल इन्वेस्टमेंट और चौथा हमने पढ़ा वेंचर कैपिटल और फिफ्थ हमने पढ़ा बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। सिक्स्थ हमारा आ गया माइक्रो फाइनेंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये एनबीएफसी है, एनएफबीसी गलत लिखा है। माइक्रो फाइनेंस होता है बेटा जो गवर्नमेंट है बेटा, उन्होंने छोटे छोटे लेवल पर भी फाइनेंस अवेल करा रखा है लोगों को, ताकि लोगों तक फाइनेंशियल फैसिलिटीज पहुंच सके। सो माइक्रो फाइनेंस इज बेसिकली एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू दोज who either do not have access to conventional banking services or have not qualified for a bank loan। तो बेटा ये जो माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज है, ये बैंक उनको देता है जो या तो उन बैंकिंग फैसिलिटीज तक पहुंच नहीं पाते और जिनमें या तो किसी ना किसी तरह की क्या होती है, कमी होती है, कि मतलब उनके पास फंड की किसी तरह से कमी है, जरूरत नहीं, उनके पास पैसा उतना नहीं है, जिसकी वजह से बेटा बैंक उनको माइक्रो फाइनेंस अवेल कराता है। क्या अवेल कराता है? माइक्रो फाइनेंस। क्लियर? ऐसे सिमिलरली ही सेम टू सेम ही बेटा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, वो प्रोवाइड करती हैं बैंकिंग सर्विसेज विदाउट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट और डेफिनेशन ऑफ अ बैंक। मतलब ऐसे ही जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, वो भी बेटा बिना किसी लीगल रिक्वायरमेंट के, बिना किसी 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 तरह के कोलेटरल के, बिना किसी सिक्योरिटी के फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, ताकि कल के दिन जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो वो आपको पैसा प्रोवाइड करें। यहाँ तक क्लियर? तो ये 6 तरह के तरीके हैं जिसके जरिए हम कभी भी स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं? स्टार्टअप। यहाँ तक क्लैरिटी? यस सर। अगला हमारा बेटा टॉपिक आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे कहा जाता है आईपीआर। क्या कहा जाता है? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर? कहते ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स, मतलब पिछले 20 सालों में ये जो आईपीआर है बेटा, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, फ्रॉम वेयर इट प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। इसकी बहुत बड़ी भूमिका है जिसने कि ग्लोबल इकोनॉमी को ग्रो किया है। पूरे ग्लोबल, मतलब जो ग्लोबल पूरा विश्व है, उसको आपस में जोड़ा है। क्या किया बेटा? उसको आपस में कनेक्ट किया है और ग्लोबल इकोनॉमी बनाई है। सो IPR or intellectual property is everywhere. That is the music you listen to, the technology that makes your phone work, the design of your favorite car, the logo of your sneakers, etc. ये जो IPR है, ये हर जगह है, हर चीज पे लगा हुआ है। कहते हैं it exists in all the things you can see। आप जो भी चीजें देख रहे हो बेटा, उन सब में IPR है। हम देखेंगे कैसे। All the products of human creativity and skill such as inventions, books, paintings, songs, symbols, names, images और design used in business etc. जितने भी ये डिजाइन यूज होते हैं, नाम बुक के, कहीं भी कोई बुक है या कोई सिंबल है या कोई इमेज है, हर जगह all inventions of creations begin with an idea। जो भी इन्वेंशंस हैं कल के दिन, कुछ भी आप नया इन्वेंट करते हो या कुछ नया क्रिएट करते हो, वो सब एक आइडिया के साथ होता है। किसके साथ होता है बेटा? एक आइडिया के साथ। आइडिया के बिना कभी भी कुछ नहीं हो सकता। वंस द आइडिया बिकम्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट, जब बेटा वो आइडिया एक एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाता है, क्या बन जाता है? एक्चुअल, वो एक एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
तो वहां पे क्या हो जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है। वन कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी कंसर्न अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन। आप बेटा उस चीज को बाद में प्रोटेक्ट कर लेते हो। मींस आपने कल के दिन कोई नया आइडिया डेवलप किया, तो उस आइडिया को लोग कहते नहीं, वो थ्री इडियट्स में फुनसुक वांगडू को ढूंढ रहे थे कि उन्होंने 400 पेटेंट्स रजिस्टर करा रखे हैं। पेटेंट मतलब होता है कि आपने एक नई तरह की कोई चीज डेवलप की है और उसके बाद आपने पेटेंट बना लिया कि अगर कल के दिन फ्यूचर में कभी भी ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी बनेगी तो जिस पर्सन ने उसके नाम का पेटेंट रजिस्टर करा है वो उसने आईपीआर रजिस्टर किया है। ठीक है, वो आईपीआर पहले उससे खरीदना होगा, तभी आप आगे चीजों को कर पाओगे, अगर अदरवाइज आप चीजों को नहीं कर पाओगे। यहां तक क्लियर बेटा? तो वो आईपीआर पहले आपको उनसे खरीदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले उनसे खरीदना पड़ेगा, तभी चल पाएगा, अदरवाइज उनके बिना खरीदे आप वो चीजों को ऐसे नहीं कर पाओगे। यहां तक क्लियर बेटा? क्लैरिटी है? सो कहते हैं फिर लोग क्या करते हैं, हाँ जी कोई बोल रहा है कुछ? लोग क्या करते हैं बेटा, लोगों के पास अगर कोई आइडिया आया, उस आइडिया को उन्होंने एक प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट कर लिया है ना, उस प्रोडक्ट को उसके बाद वो क्या करा लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर कर लेते हैं, उसी को आईपीआर कहते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन लीगल राइट्स conferred on such products are called intellectual property rights। तो बेटा अब कल के दिन आपके पास उसका लीगल राइट आ गया है। मींस आपको अब कोई भी उस चीज के, अगर कल के दिन किसी ने भी उस चीज को यूज करना है तो उनको पहले आपसे वो राइट लेना पड़ेगा उस चीज का यूज करने का। क्लियर? जैसे मैगडी के बर्गर बनाने का जो स्टाइल है वो कोई और नहीं कॉपी कर सकता। सबवे का जो स्टाइल है, जो सब्ज वो बना रहे हैं, वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। क्लियर? जैसे उनके तरीके हैं। यहां तक क्लियर? सो हेंस अब हम आगे अगर बात करें, कहते हैं हेंस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है रेफर्स टू प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ने डेवलप किया है। हेंस जस्ट लाइक अदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी द ओनर्स ऑफ आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन रेंट, गिव और सेल इट टू अदर पीपल। अब बेटा आपने देखा है नाइकी का टिक, नाइकी का टिक कोई और यूज नहीं कर सकता, अगर कोई और करेगा तो नाइकी उस पर केस कर देगी। क्लियर? अगर एडिडास के सिंबल हैं या आपके मोबाइल का जो लोगो है, ठीक है, या आपके मोबाइल का जो कोई भी कल के दिन सॉफ्टवेयर है, वो सब पहले कंपनी से खरीदना पड़ता है, तभी तो वो कंपनी हाँ उसको रेंट पे भी दे सकती है, कंपनी उसे बेच भी सकती है, किसी को दे भी सकती है, वो कंपनी के ऊपर है। क्लियर? जो उसका ओनर है उसके ऊपर है। सो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी refers to the creation of the human mind like inventions, कोई नई इन्वेंशन हुई है, ठीक है, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, कोई नया तरह का आर्टिस्टिक वर्क किया है, नई तरह की कला प्रदर्शन हुआ है, सिंबल कोई नया बनाया है, कोई नया नाम रखा है, इमेजेस हैं, डिजाइन्स हैं जो बिजनेस में यूज हुए हैं, ये सब बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या बन जाती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको? यस सर। सो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है बेटा उसको दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है जिसमें विच इंक्लूड इन्वेंशंस जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, while the other is copyright which includes literary and artistic works such as novels, poem, plays, films, musical works, artistic works such as drawing, paintings, photographs and sculptures and architectural designs। तो दो में आईपी को कितने में डिवाइड किया गया है? दो में, एक पेटेंट और दूसरा कॉपीराइट। क्या क्या बेटा? पेटेंट एंड कॉपीराइट। क्लियर? पेटेंट जनरली किसके रिलेटेड है? जो इन्वेंशंस हैं, जैसे ट्रेडमार्क हो गए, डिजाइन हो गए, और जो कॉपीराइट है वो किससे रिलेटेड है? जो सर्विसेज है, जैसे पोएम हो गई, कोई मूवी हो गई, कोई आर्टिस्टिक अप्रोच है, उससे रिलेटेड है। क्लियर बेटा? तो दो तरह से आईपी है, कौन कौन सा बोलो? पेटेंट, दूसरा कॉपीराइट। सो आगे आया, कहते हैं द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी इज दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंटेंजिबल। बेटा अब आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और नॉर्मल जो प्रॉपर्टी है उसमें फर्क क्या है? जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इंटेंजिबल है। क्या है ये? इंटेंजिबल।
अब जैसे मैंने अपने फाइन एक्सीलेंस को रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है, उसका कॉपीराइट ले रखा है कि इसको कोई और यूज नहीं कर सकता, तो इंटेंजिबल है ना, उसको सिर्फ बोल सकते हैं ना फाइन एक्सीलेंस, कोई ऐसे टच करने वाली चीज तो नहीं है ना, है ना। तो वो सारा क्या है, वो भी उसका भी रजिस्टर किया हुआ है प्रॉपर। सो जो उसमें यही फर्क है, कहते हैं वो इंटेंजिबल है, उसे हम टच नहीं कर सकते। सो it cannot be defined or identified by its own physical parameters, कि आप उसको अपने ही physical parameters में define नहीं कर सकते। The scope and definition of intellectual property is constantly evolving with the inclusion of newer forms। जो scope और definition है intellectual property की, वो constantly evolve हो रही है, धीरे धीरे उसको नए से नए नाम उसके डेवलप करते जा रहे हैं। जो डेवलपर्स हैं वो डेली डे टू डे नया कुछ लाते जा रहे हैं। सो इन रीसेंट टाइम्स, पिछले कुछ समय में बेटा, जो ज्योग्राफिकल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं एंड जो अनडिस्क्लोज्ड इंडिकेशंस हैं, प्रोटेक्शंस ऑफ प्लांट वेराइटीज, information have been brought under the protection of semiconductors and umbrella of intellectual property। अब बेटा इसमें और भी नई नई चीजें डेवलप की जा रही हैं कि भाई जैसे अलग अलग तरह की चीजें डेवलप कर रहे हैं कि इसको फर्दर और क्लासिफाई करते जा रहे हैं। सो द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। पहला कॉपीराइट, फिर ट्रेडमार्क जिसमें आपके लोगो वगैरह आ जाते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, डिजाइन, प्लांट वैरायटी, कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑल्सो फॉल अंडर आईपी, कि आईपी के अंडर ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पुराने टाइम की जो नॉलेज है वो भी इसके अंडर कई बार उसको इंक्लूड की जा रही है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. So in addition to this, you must have often take homely remedies passed on from your grandparents and great grandparents as cure for an ailment. These homely remedies are traditional medicines that have been practiced in India for past several centuries। आपके दादाजी या आपके नानी जी बताते हैं ना कि ऐसा करो, वो ऐसा करो, ऐसे ही कर रहे हैं ना हम प्रीवियस अपने एंसेस्टर्स से, पूर्वजों से चीजें सुनते आ रहे हैं। दे आर नोन एज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल नॉलेज। इनको ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं कि बेटा इस चीज को ऐसे करो, तुम्हें ये ट्रेडिशन, हमारा ट्रेडिशन ये कहता है, हम नमस्ते कहते हैं, हम पैर छूते हैं, वो हमारा ट्रेडिशन है ना। सो सम एग्जाम्पल ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स आर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, जिसको आयुष जनरली कहा जाता है। आयुष, इंडिया में आयुष मेडिसिन चलती है। आयुष मतलब 7 तरह की मेडिसिन है, AYUSH, मतलब इसमें 6 हैं, लेकिन वैसे ये 6 टाइप्स ऑफ मेडिसिन है। आयुर्वेदा, यूनानी, यानी है, फिर यूनानी है, फिर नेचुरोपैथी है, फिर होम्योपैथी है, ऐसे आयुष है एक पूरा। क्लियर? सो ट्रेडिशनल नॉलेज मीन्स द नॉलेज, सिस्टम्स, इनोवेशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लोकल कम्युनिटीज अक्रॉस द ग्लोब, कि पूरे ग्लोब में हर जगह पे बेटा ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन है, हर जगह कुछ नया नया ट्रेडिशन है, कुछ लोग अपना फॉलो करते हैं, कुछ लोग अपना फॉलो करते हैं, हर जगह का, पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में बेटा अलग अलग तरह का ट्रेडिशन है। सो such wisdom has been developed and accumulated over the years and has been used and passed down through several generations। अब बेटा इस तरह की जो विजडम है, इस तरह की जो समझ है, इस तरह की जो सूझबूझ है, ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है कि लोग इसमें अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं। A traditional knowledge digital library has been developed by Government of India, which is essentially a digital knowledge repository of traditional knowledge that has existed in our ancient civilization, especially about medicinal plants and formulation used in Indian system of medicines। ISM बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। तो बेटा हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने TKDL बनाया हुआ है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक बना रखी है, जिसमें हमारी पुरानी जितनी भी चीजें हैं, पुराने हमारे मेडिसिनल जो चीजें हैं, वो सब के बारे में लिखा हुआ है, सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। क्लियर? स्पेशली यहाँ पर मेडिसिन के बारे में वर्णन है। सो दिस रिच बॉडी ऑफ नॉलेज हेल्प्स प्रिवेंट्स
wrongful patenting of our traditional knowledge। कल के दिन कई बार कुछ चीजें ऐसे हैं जो गलत नॉलेज स्प्रेड कर रही हैं, तो उस चीज को ये करेक्ट करने के लिए चीज बनाई गई है। क्लियर? ये इस तरह की नॉलेज है कि जो आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करे, बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज दे। सो अनदर टाइप ऑफ आईपी इज ट्रेड सीक्रेट्स। एक और ये भी होता है आईपी की ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। You must have heard about the popular beverage Coca-Cola, but do you know that the recipe of this beverage is only known to 3 people in the whole world? बेटा कोका कोला के बनने वाली जो रेसिपी है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 लोगों के पास है, और वो तीनों साथ में भी कई बार कभी जिंदगी में उन्होंने साथ में ट्रेवल नहीं किया, क्योंकि अगर वो तीनों को कुछ हो गया तो वो पूरी रेसिपी खत्म हो जाएगी। क्लियर? दिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज ट्रेड सीक्रेट। इस तरह की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? ट्रेड सीक्रेट कहा जाता है। सो अ ट्रेड सीक्रेट इज बेसिकली एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज। क्योंकि बेटा यही सीक्रेट की वजह से तो कोका कोला आज फेमस है, क्योंकि अगर वो कोका कोला ने सबको सीक्रेट दे दिया तो घर पे बनाने लग जाएंगे लोग कोका कोला, तो वो कोका कोला चलेगी नहीं। सो trade secrets in India are protected under the Indian Contracts Act 1872। अब बेटा ट्रेड सीक्रेट को भी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है। किसमें? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, बोलो sir. बेटा, No, sir. क्लैरिटी है? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद उन्होंने कहा, कहते इतना सफिशिएंट है कि आगे चलें? बोलो, चलो आज के लिए इतना बहुत है।